नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही विशेष वीडियो जिसमें जीव विज्ञान की विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण 50 शाखाओं के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको विज्ञान से संबंधित वो महत्वपूर्ण शाखाएं जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए जिसमें 50 से अधिक महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, किस शाखा के अंदर किसको क्या कहते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य रखें, पूरा सुने, पेन कॉपी लेके बैठिए जिससे कि आप महत्वपूर्ण शाखाओं को नोट कर सकें। और हमारा वीडियो लंबा हो सकता है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा देखें। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, कृपया आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। एनाटॉमी, जिसे हम जिसमें जंतु और पौधों की आंतरिक संरचनाओं के विच्छेदन के पश्चात अध्ययन किया जाता है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। बॉटनी, वनस्पति और पेड़ पौधों के बारे में जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसके पिता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। जूलॉजी, जिसे प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं, इसमें जंतु और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और भारतीय इकोलॉजी का पिता या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी, हिंदी में जिसे कहते हैं वर्गीकी, इस टैक्सोनॉमी के अंदर जीवों का वर्गीकरण और अन्य जीवों के साथ उद्विकाशीय संबंध का अध्ययन किया जाता है और इसके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। एग्रीकल्चर, देखिए आजकल कृषि के क्षेत्र पर बहुत जोर है और अभी हाल ही सरकार ने हर ब्लॉक के अंदर एक एग्रीकल्चर फैकल्टी की स्कूल खोली है और आने वाला जो भविष्य है वो एग्रीकल्चर का ही होने वाला है। तो एग्रीकल्चर में कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है, कृषि पर ऊपर डिपेंड पशुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, जिसमें पुष्पों का, प्लांट्स का एक भाग होता है पुष्प, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। इथेनोलॉजी, इथेनोलॉजी क्या है? मानव जाति का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, मानव जाति के बारे में, उसको कहते हैं इथेनोलॉजी। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और जिसमें थोड़ी सी भी मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहते हैं इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाओ, यानी जो न्यूरोलॉजी का या मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का स्पेशलिस्ट होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजी, जिसमें मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। महिलाओं के कोई रोग हो जाता है तो उसको हम किसको दिखाते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट को, यानी मादा प्रजनन अंगों का स्पेशलिस्ट होता है उसके डिजीज के बारे में। इटियोलॉजी, रोग के कारण का अध्ययन, कि भाई रोग हुआ है वो किसके कारण से हुआ है, क्यों हुआ है, इसका अध्ययन हम इटियोलॉजी के अंदर करते हैं। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फलों के बारे में विशेष रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। कैलोलॉजी, जिसे मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है, ये आईपीएस, यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कैलोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है मानव सौंदर्य का। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का, वॉन्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार नेफ्रोलॉजी, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है, किडनी के बारे में। ट्रॉफोलॉजी, पोषण, संतुलित आहार, इसके बारे में अध्ययन ट्रॉफोलॉजी के अंदर किया जाता है। जाइमोलॉजी, किण्वन का अध्ययन यानी फर्मेंटेशन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान या ऊतकों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी की ओतिकी कहते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी।
टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, लक्षणों के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। कैरियोलॉजी, केंद्रक विज्ञान, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसके संबंध में रचना और उसके कार्यों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कैरियोलॉजी कहते हैं। आगे है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी, यानी जो प्लांट्स है वो सभी जैविक क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है प्लांट्स के बारे में, उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। प्लांट ज्योग्राफी, भूमंडल के विभिन्न भागों में जो पौधे होते हैं उनके वितरण, उसके कारणों का जो अध्ययन किया जाता है वो प्लांट ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ बीच में, वीडियो के बीच में, कि हम जब छठी क्लास से पढ़ते हैं तो विज्ञान अलग रूप से पढ़ते हैं, छठी से 10वीं तक विज्ञान एक सब्जेक्ट में, परंतु जैसे हम 11वीं क्लास में आते हैं तो विज्ञान जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी बहुत सारी शाखाएं, और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो विज्ञान की और बहुत सारी शाखाएं हो जाती है। अगर आप जैसे एमएससी करेंगे या आप बीएससी करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में एक पूरी बुक हमें पढ़नी पड़ती है। तो ये क्या है, उसके बारे में विशेष प्लांट की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार सिल्वीकल्चर, इसमें वनों के विकास और देखभाल का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर, इसमें सजावटी वृक्ष, झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार बैक्टीरियोलॉजी, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, पुष्प व फल देने वाले वृक्षों और बागों का अध्ययन किया जाता है। जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर लेकर के या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जो निकलते हैं आगे वो बीएससी करते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो हॉर्टिकल्चर और आपके जो है मत्स्य विज्ञान और अन्य जो शाखाएं होती है उसमें हॉर्टिकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच होती है। पेडोलॉजी, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार के अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर, इसमें पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ओल्ड्रिकल्चर, सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन होता है, उसे ओल्ड्रिकल्चर कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ना, अलग करना, किसी प्रकार से बदलना, उस जीव में अच्छे लक्षणों को समावेश करना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अध्ययन किया जाता है, जो कि सबसे लेटेस्ट में इसका चलन है। जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, इसमें जीवधारियों में जो पदार्थ पाए जाते उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। पैलियोबॉटनी, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, प्राचीन समय के जो पौधे जो अब जीवित नहीं है उनकी आकृति पत्थरों की चट्टान में छाप के रूप में है, उसका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे पैलियोबॉटनी कहते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, इसमें पौधों के रोग, रोग के कारण और उनका उपचार, इसका अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें पीजी की जाती है तो प्राइवेट जॉब में बहुत मिलने की संभावना होती है। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन विज्ञान, अच्छे प्रकार के बीज और फसल उगाने का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्तन की अवस्थाओं का अध्ययन। एंडोक्रोनोलॉजी, जंतुओं में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो हार्मोन की क्रियाविधि होती है, उसका एंडोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के प्रति जीवों की जो प्रतिरोधकता का अध्ययन है वो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैलियोजोलॉजी, जीवों के जीवाश्म, जो अपन ने बताया पैलियोबॉटनी जिसे कहते हैं। एंजियोलॉजी, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी, और जिनकी धमनी और शिराओं में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहते हैं ना एंजियोग्राफी कराइए। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। इसी प्रकार डर्मेटोलॉजी, जो शारीरिक त्वचा है उसका अध्ययन इसके पास किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से हेमेटोलॉजी, इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, ट्यूमर जो कैंसर होती है उसका अध्ययन किया जाता है।
ऊलॉजी पक्षियों के अंडों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है, और टर्माइटोलॉजी जिसमें अंदर दीमक का अध्ययन। तो दोस्तों 10 मिनट में हमने जीव विज्ञान की 50 से अधिक शाखाओं का अध्ययन किया और आपको उसके बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों किसी ने कहा है, समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है, सृजन में जो चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। इसमें बहुत गहरा राज छुपा है। इसमें कहा है कि जो शुरुआत में चोट खाता है छेनी और हथौड़े की, इसका मतलब है जो शुरुआत में कष्ट उठाता है, जो शुरुआत में दुख झेलता है, मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है और कष्टों से नहीं घबराता, वो अपनी मंजिल मिलती है, उसे अपना लक्ष्य पूरा होता है और उसका जीवन आगे जिस तरह से जो पत्थर शुरू में चोट खाता है वो मंदिर में भगवान के रूप में पूजा जाता है, इसी तरह जो शुरू में बहुत मेहनत करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अपना शेष जीवन बहुत ही अच्छे से गुजारता है। और अगर शुरू में कोई छेनी और हथौड़े की चोट नहीं खाता, यानी कोई मेहनत नहीं करता, मौज मस्ती में अपना समय गुजारता है, वो व्यक्ति फिर पूरे 70-80 साल दुख ही दुख के साथ में अपना जीवन यापन करता है। आपके हाथ में आपको 2-4 साल मस्ती करनी है या अपने 70-80 साल का जीवन है वो कष्ट में गुजारना है। जय हिंद, जय भारत।